यह वीडियो क्लास 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जब शुरुआत में हम लोग चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्लास 7 में भी आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि कब हम लोग बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ है और कब हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर यदि मैं आपको दिखाऊं एक कागज का टुकड़ा, तो इस कागज के टुकड़े को यदि हम लोग क्या करें, इसको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बना दें, तो आप देखेंगे कि यह जो कागज है उसका जो साइज है वह क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन इस कागज का सिर्फ यहां क्या चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। तो यहां पर यदि इसका साइज चेंज हो रहा है तो क्या मैं पूछूं कि ये जो केमिकल का मिलकर बना हुआ है और ये जिस केमिकल का मिलकर बना हुआ, क्या दोनों एक ही केमिकल हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, दोनों एक ही केमिकल के हैं। इसका मतलब यदि इसका साइज को चेंज कर दिया जाए तो क्या इसका जो रसायन है, जिस चीज से ये बना है, वह बदल जाता है क्या? नहीं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन और साथ ही साथ एक और चीज मैं दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये कागज है और इसका आप शेप को बदल दें, इस प्रकार से यहां पर शेप को चेंज कर दें, तो क्या इसका शेप चेंज करने पे, आकृति चेंज करने पे इसका केमिकल बदल जाता है क्या? तो उत्तर है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक चौक है, चौक को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर से ये मिलकर बना हुआ है। तो यदि ये चौक है और इसको मैं यहां से तोड़ दूं तो ये दो चौक हो गए, तो क्या ये दोनों अलग अलग केमिकल हो गए क्या? तो उत्तर है नहीं, ये भी वही केमिकल है, ये भी वही केमिकल है। तो ये जो सारे चीज मैंने आपको दिखाई, यहां पर हो रहा है भौतिक परिवर्तन। मतलब कि यहां पर जो रसायन है वह चेंज नहीं हो रहा है, वह नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जहां पर रसायन चेंज नहीं होता है, रसायन नहीं बदलता है, मतलब नए रसायन का निर्माण नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो अभी मैंने आपको कागज का उदाहरण दिया। अब यदि हम लोग क्या करें, इसी कागज को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर यदि मैं इस कागज को जला दूं, यहां पर आप देख सकते हैं यदि इस कागज को हम लोगों ने जला दिया तो जलाने के बाद आप देखेंगे कि यहां CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, राख बन रहा है। तो इससे क्या बना, CO2 बना। तो CO2 इस पेपर से क्या है, अलग है या नहीं है? तो इसका उत्तर है अलग है, मतलब नया चीज का निर्माण हो रहा है। पहले था यह पेपर और उससे क्या बन गया, CO2 बन गया। और आपने साथ ही साथ देखा कि यहां पर लाइट भी निकल रहा था, यहां पर प्रकाश निकल रहा था, यहां पर ऊष्मा भी निकल रहा था। तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए रसायन का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन में नए रसायन, नए पदार्थ, रसायन या फिर नए पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि यहां पर रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, नए रसायन बनते हैं। जैसे आपने देखा पहले कागज था, कागज को जलाने के बाद CO2 में परिवर्तित हो गया। तो जब वो CO2 में परिवर्तित हो गया, प्रकाश में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, तो वह नया चीज बन गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो इसको और अच्छा से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बर्फ को देखा है। बर्फ को जब हम लोग पिघलाते हैं तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और इसको जब हम लोग और गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि क्या ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो आप देखेंगे यहां जो बर्फ है और पानी है और वाष्प है, क्या ये तीनों अलग अलग रसायन है कि एक ही रसायन है? यदि ये एक ही रसायन है, एक ही केमिकल है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन। और यहां पर यदि ये रसायन बदल जा रहा है तो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग देखते हैं, तो आप देखेंगे बर्फ को हम लोग H2O के नाम से जानते हैं,
पानी को भी H2O ही हम लोग बोलेंगे और वाष्प को भी क्या बोलेंगे, H2O ही बोलेंगे। मतलब यहां पर रसायन चेंज नहीं हुआ है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि CaCO3 है, क्या है, CaCO3। इसको यदि आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। CaCO3 को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज है वह क्या है, वह अलग रसायन है, और ये दोनों जो चीज बना वो अलग रसायन है। तो अब आप बताइए कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर है कि ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो अब देखेंगे कि यहां जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, वहां उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का ही नाम क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, आप देख सकते हैं मैं आपको एनसीईआरटी से सारा चीज पढ़ा रहा हूं। तो शुरुआत में ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, इसको आप बताइए, तो मैं देख रहा हूं शायद आप बता पाए। तो सबसे पहला पूछा गया है कि यदि हम लोग गर्मी के दिनों में दूध को छोड़ देंगे तो दूध फट जाएगा। तो बताइए भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर दूध अलग केमिकल होता है और वह जो फट जा रहा है तो वह अलग केमिकल हो जा रहा है। यदि हम लोग अंगूर का किण्वन करेंगे तो अंगूर क्या है, अदर दूसरा रसायन है, और जब किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा, उससे दारू जो बन रहा है, शराब जो बन रहा है, वह अल्कोहल जो बन रहा है वह अलग पदार्थ है। तो इस प्रकार से वह भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। हमारे शरीर में भोजन का पचना, आप पाचन चैप्टर, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़िए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो जो भोजन पच रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन को सिर्फ लेना और उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ना, C6H12O6 को तोड़ना। तो यदि इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का टूटना, भोजन का पचना, और ये जो सारा उदाहरण इधर मैंने बताया, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझा दिया। तो यहां से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको यही अब नया चीज पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोगों ने क्या समझा, रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग कब जानेंगे, कब यह हम लोग जान सकेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका सबसे पहला जो चीज है जो कि हम लोग जान पाएंगे वह है कि नया केमिकल बन रहा है, नया रसायन बन रहा है। तो जब भी नया रसायन बनेगा तो आपको यह समझ लेना है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। लेकिन यदि एग्जाम में प्रश्न आए और इसका उत्तर आपको लिखना है तो आपको यहां पर 4 बातों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या होगा, यदि रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि जो ठोस है वह क्या हो सकता है, द्रव में या गैस में परिवर्तित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से रंग में परिवर्तन, यदि वहां रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल चेंज होगा, तो आप देखिए कि वहां पर रंग जो है पहले जैसा नहीं है, नया रंग हो गया। फिर वहां पर गैस का निकास हो सकता है, जैसे मैंने अभी कागज को जलाया था तो वहां पर CO2 गैस निकल रहा था। इस प्रकार से एक और लिख देना है आपको कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। तो इसके लिए 2-3 उदाहरण है, आपको बहुत अच्छे से अब समझना होगा, बहुत अच्छे से याद करते चलना होगा, कुछ भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक आपको कोनिकल फ्लास्क लेना है और इसमें आपको क्या डाल देना है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देना है, जिंक का। अब ये सब आपको याद करना है और उसमें आपको यहां पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। तो आप बोलेंगे कि ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, जो कि एक अम्ल है। तो आप बोलेंगे ये अम्ल क्या है, तो वो सेकेंड चैप्टर में आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे। जिंक क्या है, तो वह भी आप थर्ड चैप्टर में बहुत आसानी से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस जिंक पर हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। तो आप बच्चों, आप रसायन पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा। अब आप बच्चे के क्लास में नहीं रह गए कि आप ये सब स्किप कर सकते हैं या फिर इसको याद ना करें। तो ये सब यदि याद नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर बोले रसायन पढ़ते हैं, तो वहां पर मुख्य रूप से आपको यही सब अब पढ़ना है। तो यहां पर जैसे ही इसको आप डालेंगे तो यहां पर देखेंगे कि H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल रहा है। तो जैसे ही ये अभिक्रिया होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जो जिंक है वह H2SO4 से अभिक्रिया करेगा और यहां पर क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहां पर जो बताया गया वही मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करेंगे, आप यहां पर इसको छू कर देखेंगे तो ये बहुत गर्म होता है, मतलब यहां पर तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पहले ये ठंडा था, अब क्या हो गया, गर्म हो गया। मतलब बोल सकते हैं कि यहां तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आपने लोहा को जरूर देखा होगा, तो लोहा में आप जानते हैं कि जब लोहा नया नया होता है तो उसका कलर यानी कि रंग अलग होता है। जब उसमें जंग लग जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहां पर उसका जो रंग में परिवर्तन हो रहा है वह भी क्या दिखा रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो चीजें मैंने बताई वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है आपको एक और प्रयोग, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम का रिबन को जलाते हैं। मैग्नीशियम का रिबन लेना है और उसको क्या करना है, आपको जलाना है। तो जब मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इसको जलाएंगे तो आपको राख मिलेगा और राख में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यह भी क्या होता है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां पर जो भी बातें मैंने बताई वह हम लोगों को यह बता रहा है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो अब हम लोगों को इसके आगे भी और चीजों को पढ़ना है। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, वह यह है कि यदि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसको जलाने के पहले हम लोग उसको रगड़ते क्यों हैं। तो इसका उत्तर यह है कि मैग्नीशियम रिबन को यदि हम लोग जलाने के पहले उसको हम लोग सैंड पेपर से, श्रेष्ठ पत्ता से इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि यदि मान लीजिए मैग्नीशियम का ये रिबन है तो उसको यदि छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। यानी ये जो मैग्नीशियम है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस पे क्या हो जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा, जिसके कारण इसको जलाने पे ढंग से नहीं जलेगा। इस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले श्रेष्ठ पत्ता से या फिर सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा को। तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इस कारण से मैं इसे आपको समझा रहा हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जब परिभाषा आप देखेंगे तो आपके बुक में तो एनसीईआरटी में कुछ अलग परिभाषा लिखा गया है, लेकिन और जगह यह परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। इस परिभाषा में हम लोग क्या देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और यही परिभाषा लगभग बहुत जगह आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये गलत है, इसीलिए मैंने इसको आपको समझाने का कोशिश किया कि ताकि आपको समझ में आ सके। तो हम लोगों ने शुरू में क्या देखा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पर दो पदार्थों का बात किया जा रहा है कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे C+O2 हुआ तो इससे क्या बन गया, CO2। तो आप देख सकते हैं दो पदार्थ यहां पर मिल रहे हैं जिससे कि नए पदार्थ बन रहे हैं। तो एक या एक से अधिक, ये तो सही लिखा हुआ है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब आप शुरुआत देखेंगे तो यहां लिखा है दो
या दो से अधिक पदार्थ का मिलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यदि यहां पर CaCO3 को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे CaO और CO2 बनता है। तो यहां पर आप देखेंगे यह तो एक ही पदार्थ है, और जब ये एक पदार्थ है और इसी से नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, तब ये परिभाषा जो हम लोगों ने लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, तो यहां पर तो दो पदार्थ नहीं है, यहां पर तो ये एक ही पदार्थ है, इसलिए यह परिभाषा उतना सही नहीं है। आगे आपकी मर्जी। तो यहां पर मैं आपको एक अलग से परिभाषा समझा दे रहा हूं, इसको आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर आपके टीचर ने यदि ऐसे लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी हो तो हम लोग बस इसको रासायनिक परिवर्तन से जोड़कर लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिए, जब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि आपने पार्ट 1 देखा है और उसके बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो अब तो आपको समझ में आ गया हो कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब हो गया कि पहले ये कुछ अलग पदार्थ था, अब ये नया पदार्थ बन गया। मतलब पहले कुछ अलग ये रसायन था और उससे फिर नया रसायन यानी कि केमिकल का निर्माण हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और इसी रासायनिक परिवर्तन को आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको जैसे स्कूल में बताया गया है वैसे ही आप इसके परिभाषा को लिख सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही बताया गया है कि जब रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को लिखना सीखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। तो पहले के वीडियो में मैंने आपको एक रासायनिक अभिक्रिया बताया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे मैग्नीशियम का रिबन होता है और उसको हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहां पर जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कुछ पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है और उससे फिर नए पदार्थ बन रहे हैं। तो यहां जो पदार्थ उपयोग में लाए जा रहे हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो नए पदार्थ बन रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्पाद बोल रहे हैं। तो यहां पर दो परिभाषा आपको और सीखना होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। जिसे मैं एनसीईआरटी से आपको सिखा दे रहा हूं। तो अभिकारक यहां पर आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो दोनों आप लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया उत्पाद। तो दूसरा है उत्पाद। तो उत्पाद को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारकों के अभिक्रिया के द्वारा होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। मतलब अभिकारक आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो अब आपने समझ लिया, यानी कि जो रिएक्शन कर रहा है, जो अभिक्रिया कर रहा है पदार्थ, उसे हम लोग कहेंगे अभिकारक, और जो बन रहा है नया पदार्थ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो क्या आप यहां पर बता सकते हैं कि यहां अभिकारक क्या है, तो यहां अभिकारक है मैग्नीशियम और क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम और प्लस क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा मुझे लिखने में कितना समय लगा। तो यहां पर मैंने जो ये बात लिखा उसमें बहुत समय लगा।
और मैंने क्या यूज किया यहां पर, शब्द को यूज किया। क्या यूज किया, शब्द को यूज किया। तो इस प्रकार से जो समीकरण हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, जो कि आपके एनसीईआरटी से सारा चीज मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो भी वर्ड्स हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां पर शब्द समीकरण का उल्लेख किया गया है तो मैं बता रहा हूं आपको शब्द समीकरण। तो जब अभिकारकों और उत्पादकों को शब्द के द्वारा हम लोग दिखाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण। लेकिन आपको ये वर्ड एक याद रखना चाहिए, समीकरण क्या होता है। तो आप जानते हैं, आपने मैथ में भी समीकरण को पढ़ा है। तो समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस और आरएचएस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चीजों को बराबर करके लिखते हैं एक एरो के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग एरो के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, उत्पाद को लिखते हैं। और इसको जब शब्दों के द्वारा हम लोग दिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब कि आपको बहुत लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग सांकेतिक भाषा का यूज करेंगे, या फिर बोलें कि इसको हम लोग, इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र का जो सांकेतिक रूप है उसमें यदि इसको लिखा जाए तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे कि ये मैग्नीशियम है तो आप क्या लिख सकते हैं, Mg। ऑक्सीजन है तो O2 लिख सकते हैं। इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह क्या हो गया, यह सांकेतिक रूप में यहां पर रासायनिक सूत्र के साथ इसको लिखा गया है। तो अब नया प्रश्न आ गया कि ये रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये तो क्लास 9th में आपको पढ़ना था कि आखिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो MgO क्यों लिखा गया। तो ये कब पढ़ना था, क्लास 9th में। यदि आपने 9th सही से नहीं पढ़ा है तो देखिए आपको 10th में कितना मुश्किल होगा। तो इसी कारण से ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्राइट, या फिर बोलूं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द को, यानी कि उसको रासायनिक सूत्र में परिवर्तित करना आपको आना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है तो बहुत ही मुश्किल है क्लास 10th। तो चलिए, ये तो आप जानते भी होंगे मुझे उम्मीद है, और नहीं जानते तो इसको आप याद कर लीजिए। तो जब अब हम लोग नया चीज पढ़ रहे हैं वह है रासायनिक समीकरण, और रासायनिक समीकरण का परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब अभिकारक आपने समझ लिया और उत्पाद भी समझ लिया, रासायनिक सूत्र समझ लिया, सांकेतिक रूप समझ लिया, मतलब मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O लिखेंगे, इस प्रकार से सांकेतिक रूप हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया जाए, उनको सांकेतिक रूप में लिखा जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो अभिकारक और उत्पाद को कैसे लिखना है, उसके रासायनिक सूत्र को उपयोग में लाकर लिखना है, सांकेतिक रूप में लिखना है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो क्या रासायनिक समीकरण के बारे में सिर्फ इतना ही आपको जानना है, तो ऐसा नहीं है। अभी ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको और भी चीजें इसमें समझनी है। तो चलिए, सबसे पहला चीज तो यह समझना है कि यह जो रासायनिक समीकरण है इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको जो स्पेशल हो गया इसको क्या बोल रहे हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। मतलब कि यहां पर अणुओं और परमाणुओं की संख्या में बहुत अंतर है। आप देखेंगे कि ये है अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। तो यहां पर अभिकारक आप देखेंगे ऑक्सीजन 2 यहां पर एटम है, यानी कि 2 परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर 1 परमाणु है। इसका मतलब यह संतुलित नहीं है। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो यही संतुलित करना मैं आगे की वीडियो में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया को, या बोले रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग संतुलित करते हैं।
तो यहां सिंपली यदि हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां 2 यदि लगा दिया गया, यहां 2 लगा दिया गया, तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम यहां 2 है तो यहां भी क्या है 2, ऑक्सीजन यहां पर 2 है तो ऑक्सीजन यहां भी क्या है 2। तो इसको हम लोग कहेंगे अब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अभी इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसके पहले इसका नाम क्या था, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, और जब इसको हम लोगों ने संतुलित कर दिया तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो अभी तक मैंने आपको रासायनिक समीकरण को बताया था, यहां तक मैंने बता दिया कि कुछ होता है कंकाली रासायनिक समीकरण और कुछ क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या आप बता सकते हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है, तो इसका उत्तर है हाँ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप देख सकते हैं आयरन यहां 3 है, यहां भी 3 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है तो ऑक्सीजन यहां 4 है, हाइड्रोजन आप देख सकते हैं 4 गुना 2 8 है तो यहां पर 4 गुना 2 8 है, मतलब ये संतुलित तो है। तो क्या रासायनिक समीकरण ये कंप्लीट है, तो इसका उत्तर है नहीं, अभी इसमें और कुछ कमी है। तो क्या कमी है, तो ये मैं एनसीईआरटी से आपको समझा दे रहा हूं। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्ण बनाने के लिए, मतलब इसको और सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी यहां पर हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो भौतिक अवस्था क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव या फिर गैस अवस्था में है। तो इसके लिए आपको अलग से यहां पर बगल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं कि आयरन क्या है, यह है सॉलिड स्टेट में, यानी कि ये एस हम लोग लिख देंगे। सॉलिड आपको याद करना है, मतलब ठोस अवस्था में है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर H2O गैस अवस्था में है तो गैस यहां पर आपको G लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में, तो S लिखना पड़ेगा। ये हो गया गैस अवस्था में, और H2 भी क्या है आपका गैसीय अवस्था में है तो G लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको समझाऊंगा कि कैसे और कुछ चीजों को लिखना है। जैसे यहां पर कुछ चीजों को बताया गया है, और इसके अलावा जब हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे तो उसके अलावा भी कुछ चीज को पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूं कि जो गैस निकलता है उसको इस लाइन एरो से दिखाते हैं जो ऊपर की ओर चलता है। मतलब रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसमें हर एक चीज को आपको उसी में समाहित कर देना है, उसी में आपको बता देना है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, या बोले कि यह जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर कितना दबाव है उसको भी यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, ताप को हम लोग दिखाएंगे, दाब को हम लोग दिखाएंगे, उत्प्रेरक क्या होता है आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उत्प्रेरक को हम लोग दिखाएंगे। तो सभी चीज को यहां पर दिखाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर क्लोरोफिल का उपयोग किया गया है, सूर्य का प्रकाश का उपयोग किया गया है तो इसको दिखाएंगे। यह कितना टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो उसको दिखाएंगे। तो यही हो गया ताप। यहां आप देख सकते हैं दाब को दिखाया गया है। उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्लेटिनम यूज किया जा रहा है तो उसको लिखेंगे। तो यहां जो एरो आप देख रहे हैं इसी के ऊपर या नीचे हम लोग टेम्परेचर यानी कि ताप को लिख सकते हैं, दाब को बता सकते हैं, उसकी अवस्था को बता सकते हैं। तो सब चीज आपको यहां पर बताना होता है। तो यहां कुछ खास चीजें जो मैंने ऊपर बता रहा था, तो यदि आपको अवस्था बताना है तो गैस के लिए आपको क्या लिखना होता है, G, ये आपको याद रखना है। यदि द्रव है, लिक्विड है, तो उसके लिए क्या लिखना है, L, लिक्विड। यदि सॉलिड है, ठोस है, तो उसके लिए क्या लिखना है, S। लेकिन 2-3 और जो आपको समझना है, एक्वस समझना है, AQ। AQ का मतलब क्या हो गया, जलीय घोल, मतलब उसमें जलीय घोल के रूप में वह है तो उसको बोलेंगे एक्वस। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग AQ, एक्वस लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं CO2 को यहाँ एक्वस लिखा गया है, H2O को यहाँ पर लिक्विड लिखा गया है। फिर आप C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, इसको किस रूप में लिखा गया है, इसको भी एक्वस के AQ के रूप में लिखा गया है, मतलब ये जल में घुला हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर H2O को लिक्विड लिखा गया है और O2 को यहां पर एक्वस लिखा गया है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें बगल में सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को लिखने पड़ते हैं। जैसे CO हो गया, गैस हो गया, H2 यहाँ यह भी क्या हो गया, यह भी आपका गैस हो गया, और यहां पर CH3OH ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इन सारे चीजों से आपको तो ये एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर गैस है और ये गैस है, इनके बीच में अभिक्रिया होने से लिक्विड बन जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब गैसों के बीच में अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर ये भी गैस है और ये भी गैस है, और यहां क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, इनका अभिक्रिया हुआ तो वहां सॉलिड और गैस बन गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग यहां पर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ बात आपको समझना चाहिए। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी आपको सबसे पहला जो चीज समझना चाहिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, वह यह है कि यहां पर एटम और मॉलिक्यूल को आपको समझना होगा। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम क्या हो गया, एक एटम हो गया, जबकि O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल। यहां पर O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग परमाणु कहेंगे और O2 को क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। तो यदि आप अणु और परमाणु यहां पर नहीं पहचान पाएंगे तो आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं। तो यहां पर इसके सामने यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक समझ के रखना है। मतलब यहां पर कितना अणु हो गया, तो एक अणु हो गया। और यहां पर ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया, तो 2 परमाणु हो गया। आप समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। तो आप समझिए, यदि यहां पर 12 लिखा गया है तो 12 अणु हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया, O2 का 12 अणु हो गया, जबकि यहां पर O का 24 परमाणु हो गया। 2 गुना 12 कितना हो गया, 24 परमाणु। यदि हम लोग MgO लिखें तो MgO ये एक अणु है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। MgO के एक अणु में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। यदि आप ये नहीं पहचानते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यदि मैं बोलूं 4MgO, तो इसमें मैग्नीशियम का कितना परमाणु होगा, तो 4 परमाणु होगा। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा, 4 परमाणु होगा। तो MgO का कितना अणु होगा, तो 4 अणु होगा। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए Fe2O3 मैंने लिखा, तो यहां पर आयरन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है और ये कितना अणु है, तो 1 अणु है। आयरन ऑक्साइड का ये 1 अणु है। और अब मैं लिख दूं यहां पर 3, तो आयरन ऑक्साइड का कितना अणु हो गया, 3 अणु हो गया। तब आयरन का कितना परमाणु हो गया, 2 गुना 3 यानी कि 6 परमाणु हो गया। 3 और 3 को गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 9 परमाणु हो गया। इस प्रकार से आपको अणु और परमाणु गिनना होगा। और जब आप अणु और परमाणु को गिन लेंगे तो यदि हम लोग यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां पर आपको एक ध्यान देना है कि दोनों तरफ जो भी यहां पर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है, जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो भी तत्व आपको दिख रहे हैं, उसके परमाणुओं की संख्या LHS में और RHS में ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यदि बराबर नहीं होता है तो उसी को हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है, और उसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बहुत आसान वाला मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना है कि हम लोग को क्या नहीं करना है। जैसे कि देखिए यहां पर Mg है और प्लस क्या है, O2 है, इससे क्या बन गया, MgO बन गया। और हम लोग यहां संतुलित करना शुरू करेंगे। तो देखिए संतुलित का मतलब क्या हो गया, इधर जितना Mg है उधर भी उतना ही Mg होना चाहिए, इधर जितना O है उतना ही O उधर होना चाहिए। यही मैंने बताया। संतुलित मतलब क्या होगी, बैलेंस करना, मतलब दोनों बराबर करना, दोनों ओर परमाणुओं का संख्या आपको बराबर कर देना है। तो आप देखिए, आप देख के बताइए बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इसका उत्तर है ये बैलेंस्ड नहीं है। यदि मैं बोलूं कि C+O2 से बन गया CO2, तो क्या ये बैलेंस्ड है,
तो उत्तर है हाँ, क्योंकि यहां पर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस्ड है। यदि मैं बात करूं H2 प्लस O2, इससे बन गया H2O, तो ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, मतलब संतुलित है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप यही पहचानना सीखें। तो H2 है, H का 2 एटम है, 2 परमाणु है, इधर भी H का 2 परमाणु है, मतलब H तो संतुलित है, लेकिन O का इधर 2 परमाणु है और इधर 1 परमाणु है, इसलिए O संतुलित नहीं है। तो संतुलित करते समय आपको क्या गलती नहीं करना है पहले वह सीखिए। तो यदि हम लोग संतुलित करना ऐसे शुरू कर दें, जैसे कि Mg का 1 है, Mg का 1 है, तो बड़ा अच्छा बात है। ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, O2 लिख देंगे। देखिए यहां पर ऑक्सीजन 2 था और यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये संतुलित यदि हम लोगों ने ऐसे किया तो ये सही है कि गलत है, तो ये बहुत बड़ा गलत है। ऐसा हम लोग को संतुलित नहीं करना है, मतलब कहीं भी 2 4 लगा के बराबर नहीं कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ H2 गो है, H2 गो है, O2 है, तो यहां भी O2 लगा दिया और बोला कि ये संतुलित हो गया, तो ऐसा सही है क्या, तो उत्तर है नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न हो गया कि इसमें क्या गलती है। इसमें यह गलती है कि आप जैसे लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल है, और यदि आप MgO2 कर देंगे तो ये दूसरा कोई चीज बन जाता है, मतलब ऐसा कोई दुनिया में चीज पाया ही नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए H2O है, इसको बोलते हैं जल, लेकिन यदि आप H2O2 कर देते हैं तो ये जल नहीं है, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, दूसरा चीज कुछ हो जा रहा है। इस कारण से हम लोग को ये सबसे पहला चीज ध्यान देना है कि अणु जो है उसका रासायनिक सूत्र को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि यहां पर MgO लिखा गया है, तो किसी भी हाल में हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं MgO को Mg2O, Mg2O3, Mg3O4 ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। MgO है तो वो MgO ही है, आगे हम 2 4 12 15 कुछ भी लगा दे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बगल में हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 लिखा गया, H2SO4, तो H2SO4 ये एकदम फिक्स है, इसमें ऐसा नहीं आप करने लगी कि H3S2O6, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस नहीं किया जाता है। आप यदि H2SO4 है तो उसको आपको फिक्स रखना है। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि इसके आगे कुछ हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उस मॉलिक्यूल के नाम में हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर हम लोग एक संतुलित करते हैं। तो Mg हो गया प्लस O2, इसी से क्या बन गया, MgO। तो मैंने क्या बताया, यहां Mg है, एक है, संतुलित है, लेकिन यहां पर O एक है और यहां पर यदि आप यहां 2 कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए आप ये गलती नहीं करें। MgO है तो उसको हम लोग आगे कुछ भी लगा सकते हैं, आगे 2 3 4 लगा सकते हैं, लेकिन उसका रासायनिक सूत्र चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहां पर हम लोग सबसे पहले मेटल को क्या करते हैं, यहां पर संतुलित करते हैं मेटल। उसके बाद किसको संतुलित करते हैं, नॉन मेटल को, उसके बाद हाइड्रोजन को, और फिर किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ये कुछ नियम है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से इसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं। जो एक मुख्य नियम होता है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, उसी मेथड से हम लोग इसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या है कि आपको एटम्स को बराबर करना है, यहां कुछ बदल दीजिए, वहां कुछ बदल दीजिए, और एटम्स को क्या करिए, संतुलित करिए। तो यहां पर यदि हम लोग देखेंगे कि मेटल कौन है, मेटल मतलब क्या हो गया, धातु, फिर क्या हो गया, अधातु, और उसके बाद हम लोग H और O को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये एक नियम है छोटा सा। इसके बाद मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, उससे भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इनमें धातु कौन है, मैग्नीशियम है। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि आप सभी धातु को याद कर लें और आप सभी अधातु को याद कर लें, तो फिर आप इस चक्कर में मत पड़िए और सीधे हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक है,
ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है। यदि हम लोग आगे से 2 लिख दें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो 2-3 मैं ऐसे बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे जिससे कि आसानी से हम लोग बैलेंस कर सकें। तो चलिए एक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान पहले हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि Na है प्लस Cl2, इससे क्या बन गया NaCl। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि Cl क्या है, 2 है, और Cl क्या है, 1 है। तो यदि हम लोग 2 लगा देंगे तो Cl2 हो जाएगा, और यहां 2 लगा देंगे तो 2NaCl हो जाएगा। बहुत आसान था। इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं, ठीक ऐसा ही Na है प्लस Br2 है। तो हम लोग यहां पर NaBr आएगा, तो 2Br है तो 2 लगा दिया, और 2Na है तो इधर 2 जोड़ दिया, तो 2NaBr। बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आसान वाला मैं आपको बता रहा हूं। एक और है Fe प्लस HCl, और इधर है आपका FeCl2 प्लस H2। तो आप देखेंगे यहां पर आयरन कितना है, 1, यहां भी 1 है, तो आयरन बैलेंस्ड दिख रहा है। H यहां पर कितना है, 1, यहां पर क्या है, 2। तो यदि हम लोग 2 से गुना करें तो H यहां बैलेंस्ड हो गया, और Cl 2 हो गया, और इधर भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और भी कुछ हम लोग उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं KClO3, इससे बन रहा है आपका KCl प्लस O2। तो यहां पर यदि बैलेंस करना हम लोग चाहें तो यहां O3 है और यहां पर क्या है, O2 है। तो यदि हम लोग 3O2 लिख दें तो आप देख सकते हैं कि O तो यहां पर फिर कितना हो गया, 6 हो गया। और इधर हम लोग को क्या करना होगा, इसके लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यदि 2 से आप गुना करेंगे तो O कितना हो गया, इधर 6, इधर O हो गया 6, लेकिन K इधर 2 हो गया, तो 2 से गुना करेंगे तो ये K 2 हो गया, और यहाँ पर C से Cl भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक ट्रिक को सीखने वाले हैं, और वह ट्रिक सभी जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समीकरण आएंगे जिसको हम लोग उस ट्रिक का उपयोग करके संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, तो चलिए इसी को हम लोग अब ट्रिक से बनाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, KClO3 था, और उससे क्या बन गया था, KCl बना था, और प्लस क्या बना था, O2 बना था। तो आखिर हम लोग इसको फिर संतुलित कैसे कर सकते हैं, ट्रिक का मदद से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर K तो संतुलित है, Cl भी संतुलित है, O यहाँ 3 है, और O यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यदि हम लोग को इसको डायरेक्ट संतुलित करना हो, यहां पर O2 मान लीजिए ऐसे O2 है, तो डायरेक्ट यहां पर यदि 1.5 से गुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिए 1.5 से यदि गुना कर दिया जाए तब तो ये 3 हो गया। 2 गुना 1.5 कितना होता है, 3 होता है। तो आपका O भी क्या हो गया, संतुलित हो जाएगा। लेकिन ये सही है या गलत है, तो इसका उत्तर है कि ये गलत है, क्योंकि मैं बोलूं कि मेरे पास आधा स्टूडेंट पढ़ता है, एक स्टूडेंट का आधा स्टूडेंट, या फिर मैं बोलूं 3.5 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता है, तो ऐसा हो सकता है क्या, कोई एक आदमी आधा हो सकता है। या मैं बोलूं कि 4.5 स्टूडेंट मेरे पास गर्ल्स हैं और 5.5 स्टूडेंट मेरे पास बॉयज हैं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट या तो 4 होगा या तो 5 ही होगा, 4.5 स्टूडेंट कहीं होता है क्या। तो ठीक इसी प्रकार से यहां जब हम लोग कोई अणु को लेते हैं या परमाणु को लेते हैं तो वो आधा नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम लोग 1.5 करके इसको बैलेंस कर दिए, संतुलित कर दिए हैं, तो एकदम ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग नॉर्मली देखें तो आप देखेंगे K 1 है, Cl 1 है, O 3 है और O 3 है। ऐसे तो नॉर्मली हमारे हिसाब से तो ये बैलेंस हो ही चुका है। तो इसको बस यही ट्रिक है यहाँ पर कि यहाँ पर आप किसी प्रकार से इसको बैलेंस कर दें और इस पॉइंट को हटा दें। तो पॉइंट को हटाने के लिए यदि हम लोग पूरे इक्वेशन में 2 से गुना कर दें, 4 से गुना कर दें, 6 से, 8 से, इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट हट जाएगा।
लेकिन ध्यान ये देना है कि आपको जो 2 से गुना करना है तो पूरे में आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2KClO3 से क्या हो गया 2KCl, ये 2 से गुना होगा और प्लस आप देख सकते हैं ये 2 और 1.5 ये हो गया 3 3O2। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से यहां बैलेंस हो गया। हालांकि ये भी हम लोगों ने बैलेंस किया है, ये भी आसानी से बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं K यहां 2 है, K2 है, Cl यहां 2 है, Cl भी 2 है, O यहां 6 है तो O क्या हो गया 6 हो गया। तो ये ट्रिक बहुत काम का है, बहुत बार आपको आसानी से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा कोशिश करना है कि दोनों तरफ मिला मिला के प्रैक्टिस करें। तो चलिए अपने ट्रिक की मदद से एक और हम लोग इक्वेशन को संतुलित करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर Na1 है और यहां भी Na1 है, यहां H2 है लेकिन यहां पर H कितना है 3 है, O1 है, यहां भी O1 है। तो यहां पर यदि हम लोग ट्रिक का उपयोग करते हैं तो पॉइंट वगैरह रख के इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पर H2 है और यहां पर एक H है, तो यदि हम लोग इसको 0.5 से गुना कर दें तो ये एक H होगा और एक H2 हो जाएगा। तो आप देखिए सोडियम 1 और 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 1 और 1 2 और ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 1, ये संतुलित हो गया। लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां पॉइंट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो चुपचाप इसको 2 से हम लोग गुना कर देंगे और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O से क्या बन गया 2NaOH और 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस H2। तो ये तो मैंने ट्रिक लगा के बताया, आप बिना ट्रिक यूज किए ही इसको दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं। तो उसको आप ट्राई करते रहिए। कुछ और मैं बता दे रहा हूं आपको। चलिए तो अब इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं n कितना है 1 है और यहां पर देख सकते हैं 2 और 1 3n है। तो यहां पर इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, और यहां पर H देख सकते हैं 3 है और H क्या है 4, Cl यहां 2 है और Cl क्या है वहां पर 1 है। तो यहां पर आपको n को यदि बैलेंस करना है तो n को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर ये 3 है और यहां पर यदि हम लोग 3 लिख दें तो n तो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा 3, लेकिन H देखेंगे आप यहाँ कितना है 9 है और यहां पर कितना है 4 है, तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। Cl यहां पर 2 है और वहां Cl 1 है, तो यदि हम लोग 2 लगा दें तो Cl यहां पर बैलेंस हो जाएगा और यहां पर H अब देखेंगे कि कितना हो गया 8 हो गया। तो H 8 हो गया लेकिन N भी कितना हो गया 4 हो गया। तो N को 4 करने के लिए यहां पर हम लोग यदि 4 लगा देंगे तो अब बहुत मामला सही बैठ रहा है। देख सकते हैं आप यहां पर N कितना हो गया 4 और 2 N हो गया 4, यहां तक तो सही लग रहा है। फिर H आप देख सकते हैं 12 है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं H कितना हो गया 8, H फिर से यहां पर क्या हो गया कम। तो H को यदि हम लोग बैलेंस करना चाहें, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आपको इधर से इधर क्या करना है बैलेंस करना है। तो यहां पर H कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया और H कितना हो गया यहां पर 12 हो गया। तो इसको यदि हम लोग बढ़ाना चाहें तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर यहां पर आप देख सकते हैं 12 है, तो यदि हम लोग 6 से गुना कर दे इधर तो आप देखेंगे कि यहां पर n कितना हो गया 6 और 2 8 और यहां पर कितना हो गया n, यहां पर हो गया आपका 4। अब हम लोग देखेंगे H कितना हो गया 12 और Cl2 कितना हो गया आपका Cl2, वहां पर 6 Cl है तो यहां पर हम लोग 3 Cl2 करेंगे, लेकिन अभी भी बैठ नहीं रहा है बात। अब थोड़ा सा n को यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर 6 और 2 8 आ रहा है और यहां पर 4 ही है। तो यदि हम लोग इसको सीधे अब 8 कर दें यानी कि 8NH3 कर दें तो क्या होगा, अब n क्या हो गया 8 तो n क्या हो गया 6 और 2 8, यहां तक तो ठीक बैठ रहा है। यहां पर 24H है तो आप देख सकते हैं 24H भी है, यहां भी ठीक बैठ रहा है। अब देखते हैं यहां पर 6Cl है तो यहां भी 6Cl हो गया। इस प्रकार से आपने देखा यहां पर हम लोगों ने ट्रिक का उपयोग नहीं किया या बोले ट्रिक लगा ही नहीं, हम लोगों का डायरेक्ट यहां पर क्या करना पड़ा, इसको बैलेंस करना पड़ा। फिर से मैं मिला देता हूं 8n है और आप देख सकते हैं 6 और 2 8n है। फिर यहां पर 6Cl है तो 3 दूना 6Cl है तो आप देख सकते हैं 6Cl है और यहां पर H 24 है तो यहां भी देख सकते हैं H कितना हो गया 24। तो इस प्रकार से आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा फिर ये बैलेंस हो सकता है।
तो ट्रिक पर देखते हैं 2-4 प्रश्न और भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ C2H4 है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं CO2 और H2O बन रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा ये, क्योंकि ये C2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2CO2 हो गया। H यहाँ 4 है तो 2 कर देंगे तो H भी 4 हो गया। अब O को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर O कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। तो यदि हम लोग 3 यहाँ पर कर दें तो ये बैलेंस हमारा हो जाएगा। तो बहुत आसानी से बैलेंस हो गया। फिर से मिला देते हैं, C है 2 तो ये भी 2C है, H है 4 तो H 4 हो गया, O हो गया आपका 2 और 4 6, तो ये यहाँ पर 3 दूना 6। तो इसमें ट्रिक यूज नहीं करना पड़ा हम लोग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H2 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो CO2 और H2O बन रहा है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ C है 2 तो यहाँ 2C हम लोगों ने लिख दिया, H है 2 तो यहाँ H भी 2 हो गया। लेकिन अब O में मामला यहाँ फंस सकता है। आप देख सकते हैं 2 दूना 4 और एक 5 O है, और यहाँ पर कितना O है, 2। तो अब हम लोग का ट्रिक यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर यदि 2 O है और इसको 5 बनाना है, तो यदि हम लोग 2.5 से इसको गुना कर दें तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं O कितना हो गया, 5, और उधर भी O कितना हो गया, 5। लेकिन आप पता है कि यहां पर हम लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, तो सबको 2 से गुना कर दें तो ये 2C2H2 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुना 2.5 क्या हो गया, 5 O2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 दूना 4 CO2 हो जाएगा और प्लस 2H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा, यहां पर ये ट्रिक जो हम लोगों ने यूज किया मतलब बहुत ही काम का था और आसानी से ये लग गया और बन भी गया। तो इस प्रकार से आप बैलेंस करना, बैलेंस के लिए कोई खास नियम नहीं होता है हिट एंड ट्रायल मेथड में, लेकिन बहुत सारे ट्रिक्स आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। तो एक ट्रिक जो मुझे आता था और मैं हमेशा यूज करता हूं वो मैंने आपको बताया। लेकिन बहुत सारा ऐसा इक्वेशन आएगा जहां पर आपको हिट एंड ट्रायल में बस प्रयास करना होगा, फिर आपको कुछ देर में वो बन जाएगा। वहां पर बिना ट्रिक के ही वो आसानी से बन जाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक पदार्थ या 2 या 2 से अधिक पदार्थ में जब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है और उससे नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया, रासायनिक समीकरण बताया। तो अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और जैसे ही आप ये टॉपिक देखेंगे अपने बुक में तो वहां पर कुछ और बातों को बताया गया है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यह बात बताया गया है कि मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में यह बात आपको बताया गया है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसकी जो परमाणु होते हैं, जो कि यहां इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है। मतलब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट हैं, ये आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। मतलब इनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगा जिससे कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, ये आप जानते हैं। तो यहां पर यही बात बताया गया है कि यदि यहां पर अभिकारक में कैल्शियम है तो उत्पाद में भी कैल्शियम ही होगा, यहां पर सोडियम नहीं हो जाएगा। मतलब जिस चीज का परमाणु यहां अभिकारक में है वही परमाणु उत्पाद में भी मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर आपको देखना है कि यहां पर ये जो परमाणु है उसका यहां पर जितना हम लोग उपयोग में ला रहे, मतलब कि जितना हम लोग अभिकारक उपयोग में ला रहे हैं उतना ही उत्पाद बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 किलो यूज किया है तो 50 किलो आपका कभी भी उत्पाद नहीं बनेगा। तो ये बातें कुछ बताई गई हैं। तो अब नया चीज इसमें यह बताया गया है कि यहां पर अभिकारकों के बीच में कैसे रिएक्शन होता है या कैसे अभिक्रिया होता है जिससे कि उत्पाद बनते हैं। तो इसके बारे में यह लिखा गया है कि कुछ पुराने आबंध टूटते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है, इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है। तो ये पुराने आबंध टूटेंगे और पुराने आबंध टूट के नए आबंध बनने से फिर नया यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, नया केमिकल बनता है। एक और मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए कि आयरन है वो CuSO4 से रिएक्ट करता है, तो यहां पर क्या बनेगा, आयरन FeSO4 बनेगा और प्लस क्या बनेगा आपका Cu बनेगा।
तो यहां पर बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, आबंध है। तो यहां पर ये आबंध टूट रहा है और आयरन से इसका आबंध बन रहा है। तो आबंध, पुराना आबंध का टूटना और नया आबंध का बनना, उससे होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां पर आपका क्लियर लिखा है, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब बातें बताई गई, ये भी आपको जानना है। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक पॉइंट आप एनसीईआरटी से पढ़ें, कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। शॉर्ट में मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं ताकि आप सारे चीजों को समझे। तो मैं शॉर्ट में भी वीडियो बना सकता था, एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को आपको समझाऊं। तो अब हमारा सबसे मेन टॉपिक आ गया और वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो यहां पर आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को यहां 5 भागों में बांटा गया है और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं जिसको बीच बीच में हम लोग पढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनको हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया, फिर है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। तो इतना चीज आपको समझना है। तो सबसे पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया बहुत ही आसान है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और सिंगल यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको यदि पानी में डाला जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 अभिकारक हैं, अभिकारक की कितनी संख्या है, 2, और उत्पाद क्या है, 1 है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक के मिलने से यदि सिर्फ एक उत्पाद बनना चाहिए, ध्यान आपको ये देना है, यह जो बन रहा है सिर्फ एक बनना चाहिए, 1 ओनली बनना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखा यहां पर सबसे पहला उदाहरण क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में मिलाया गया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बस आपको ये सिंपल पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी भी है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, चूना होता है, जिसको हम लोग घर के पुताई के काम में लाते हैं। मतलब घर में जो आप पेंट करते हैं चूना से, तो यही वह चूना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप संयोजन अभिक्रिया को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आपने यह लाइन लिखा और उसके बाद ये उदाहरण भी आपको यहां पर देना है। अब यहां पर आप देखें कि ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है, वाटर से अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या होता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि यहां पर बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, और उसके बाद यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का बुक रखा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं यही है कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब क्या हो गया, ये बुझा हुआ चूना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसी से आप घर में पुताई करते हैं। जैसे आपने मार्केट से चूना लाया, पानी में डाला, तो उसका जब ये पानी से घुल जाएगा तो उसी से आप क्या करेंगे, पुताई करेंगे। लेकिन एक खास बात, आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे यह चूना क्या होता है, खौलने लगता है। यह पानी से अभिक्रिया करके क्या करता है, खौलने लगता है, और बहुत सारे यहां पर ऊष्मा का भी निर्माण करता है, बहुत ज्यादा ऊष्मा। यदि आप हाथ डाल दे तो वो जल भी सकता है। तो यहां पर अब आगे हम लोग को यह समझना है कि ये जो बुझा हुआ चूना है, इससे हम लोग क्या करेंगे, घर में पुताई कर देंगे। तो घर में जब पुताई करेंगे तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हिंदी नाम आपको नहीं जानना, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही जानना है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घर में हम लोगों ने पुताई कर दिया, और उसके बाद यह क्या होगा, यह जो है वातावरण में मौजूद CO2 से रिएक्शन करेगा।
और CO2 से रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा और फिर यहां से CaCO3 प्लस H2O का निर्माण करेगा और इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है, तो उत्तर है नहीं, यह एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंगल प्रोडक्ट यानी एकल उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो ये पूरा टोटल आपका एक क्वेश्चन हो गया। आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है जब X नामक एक कंपाउंड है, यौगिक है, वह वाटर से रिएक्ट करता है, तो आपको देना होगा यह आंसर और फिर बोलेगा कि जो वह बन रहा है Y, वह जब CO2 से रिएक्शन करता है तो CaCO3 बनाता है। तो कुल मिला के आपको X भी याद रखना है, Y भी याद रखना है, या बोले तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ गया। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आएंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न यहां पर आने शुरू हो जाएंगे। अब यहां पर इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो यहां पर आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पर ऊष्मा निकल रहा है और ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर ऊष्मा निकलती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की जरूरी पड़ती है, हीट की जरूरी पड़ती है, ऊर्जा की जरूरी पड़ती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, CaCO3, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपने देखा हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया शुरू किया है, लेकिन उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दो अलग हो गए। यही मैंने आपको बताया था कि इतना तो हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग संयोजी अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण को देखें तो सबसे पहला हो गया कोयले का जलना। कोयले का जलना या दहन हम लोग उसको कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे C+O2, इससे क्या बन गया, CO2, और प्लस इसमें भी क्या हो गया, ऊर्जा निकल रहा है। ये बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ C कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है, जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो CO2 और ऊर्जा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ संयोजी अभिक्रिया हो रहा है। संयोजी मतलब क्या हो गया, यहां पर संयोजी या संयोजन जो भी आप कहें कि ये दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यदि दूसरा उदाहरण हम लोग देखें तो जल का निर्माण, और जल का निर्माण में हम लोग लिख सकते हैं H2+O2, इससे क्या बन गया, H2O। तो क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है इसको बैलेंस करना, संतुलित करना। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर दो अभिकारक है और दो अभिकारक से क्या बन रहा है, एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये सारे उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जो कि आपके बुक में दिया है। मतलब आपके बुक में संयोजन अभिक्रिया का दो परिभाषा दिया गया है। पहला परिभाषा क्या था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण यदि करेंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एक और तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो परिभाषा अलग अलग दिया हुआ है आपका। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी के बारे में आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी ऊष्माक्षेपी के कुछ उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। तो यदि हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करें तो उसमें 3 उदाहरण आपको याद कर लेने हैं। पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। तो यहां से आपको पहला प्रश्न आ सकता है कि प्राकृतिक गैस क्या है, तो यह है मीथेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस किसे हम लोग कहेंगे, मीथेन को। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीथेन के दहन को दिखाया गया है।
तो नेक्स्ट प्रश्न आपको आ सकता है कि मीथेन का दहन कैसे होता है या क्या बनता है मीथेन के दहन के पश्चात। आप देख सकते हैं CH4 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 और H2O बनेगा और साथ में यहाँ पर ऊर्जा निकलेगा। तो ये जो ऊर्जा निकल रहा है यही बता रहा है कि ये कैसा रिएक्शन है। तो ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा आप देख सकते हैं श्वसन, जिसको मैंने आपको चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से बताया है कि श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और उससे भारी मात्रा में ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ऊर्जा निकल रहा है, इसका मतलब यह ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको तो आपको एकदम रट लेना है क्योंकि ये आपको ये फर्स्ट चैप्टर में भी काम करेगा, 6th चैप्टर में भी काम करेगा। तो अब जो भी मैं ये रिएक्शंस लिखा रहा हूं वह सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है। अभी तक कितने रिएक्शन हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 रिएक्शन हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे जो 6 रिएक्शन उसको याद जरूर कर लेंगे। तो एक एक करके यहां पर आपको कम से कम 30-35 रिएक्शंस याद करना होगा यदि आपको बेस्ट करना है एग्जामिनेशन में। तो यहां पर बेसिकली यदि हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे तो केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, यहां पर आपको रटना सीखना होगा, बहुत सारी चीज को याद करना होगा। समझिए याद करिए, समझिए याद करिए। तो यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के 2-3 उदाहरणों को लिखिए तो आप इनका उदाहरण में लिख सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं जो साग सब्जियां हैं उनके विघटन होने पर भी वहां पर क्या होता है, ऊर्जा निकलता है और इनके विघटन से क्या बनता है, कंपोस्ट खाद बनता है। तो ये सारी बातें आपको सिर्फ एक संयोजन अभिक्रिया में या संयोजी अभिक्रिया जो भी कहेंगे उसमें सिर्फ इतनी बातें दी गई हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि CaO प्लस H2O से क्या बनता है, CaOH का होल 2। तो हम लोगों ने बोला था कि ये एकल उत्पाद का निर्माण होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया इसके जस्ट उल्टा है। हम लोगों को यहां पर एकल अभिकर्मक लेना है और एकल अभिकर्मक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जब एकल अभिकर्मक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया था, CaCO3 यदि हीट करने पर टूटता है, उष्मा देने पर टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ये परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया, और ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। तो जब आपको संयोजन और वियोजन में अंतर करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर एकल उत्पाद बनता है जबकि यहां पर एकल अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसके बाद बहुत सारे रिएक्शन आपको वियोजन अभिक्रिया में पढ़ने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं और प्रत्येक को आपको याद करना पड़ेगा। बहुत लंबे लंबे प्रश्न यहां पर आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखें कि वियोजन अभिक्रिया के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी और यह जो ऊर्जा आवश्यक होगा वह उष्मा के रूप में हो सकता है, मतलब हीट करके, दूसरा प्रकाश के रूप में जैसे कि लाइट का उपयोग करके, और तीसरा होता है विद्युत का उपयोग करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके। और इस प्रकार से यहां पर हम लोग को वियोजन करना है, तोड़ना है, इसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग अलग रूपों में हम लोग उसको ऊर्जा दे सकते हैं। तो यहां पर हम लोग उष्मा के द्वारा जो वियोजन होगा उसको पढ़ेंगे, प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होगा उसको पढ़ेंगे और विद्युत के द्वारा जो वियोजन होगा उसको भी पढ़ेंगे। और यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसी को हम लोग विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हीट वाला उदाहरण कि उष्मा के द्वारा कैसे वियोजन अभिक्रिया होता है। और उष्मा के द्वारा जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं।
तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वह होगा कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो इसको आपको उत्तर में लिखना होगा FeSO4 7H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। दूसरा प्रश्न आएगा कि यदि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाए, ये हरे रंग का होता है, तो इसको गर्म किया जाए तो क्या होगा। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाएगा तो FeSO4 का निर्माण होगा। इसके बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जब FeSO4 को और गर्म किया जाएगा, यानी कि ऊष्मा दिया जाएगा, आप देख सकते हैं ऊष्मा को हम लोग ऐसे ट्रायंगल टाइप बना के दिखाते हैं, तो जब ऊष्मा दिया जाएगा तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में आपको लिख देना है कि इसके द्वारा Fe2O3 का निर्माण होगा, साथ ही साथ में SO2 का निर्माण होगा और साथ ही साथ में यहाँ पर SO3 का निर्माण होगा। ये दोनों गैसियस स्टेट में रहते हैं, मतलब गैस होंगे, और ये क्या होगा आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो यहां पर ये भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब गर्म करेंगे तो FeSO4 बनेगा, और जब FeSO4 को ऊष्मा दिया जाएगा तो ये यहां पर टूट रहा है। तो यदि अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर एक सिंगल या फिर बोले एकल जो अभिकर्मक है वह टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो एक बात और आप खास ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर ऊष्मा का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको उष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको आप यहां पर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग एक और उदाहरण को देखते हैं। तो उष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, CaCO3 का वियोजन। तो CaCO3 का वियोजन या अपघटन जो होगा, इसको यदि गर्म किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का निर्माण होगा। तो यहां से सबसे पहला प्रश्न आपको हो सकता है कि ये किस चीज का उदाहरण है, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, और खास रूप से ये उष्मीय वियोजन का उदाहरण है। और यदि मैं फिर से आपसे पूछूं कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तो जब इसको विघटन के लिए, वियोजन के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा तो इसे उष्मीय वियोजन कहेंगे। तो यहां पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि CaCO3 को हम लोग क्या बोलेंगे, चूना पत्थर। आपको याद होगा CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। तो क्या आप बता सकते हैं कि CaOH का होल 2 इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर प्रश्न होगा कि उष्मीय वियोजन के द्वारा इससे ये जो बन रहा है उसका क्या उपयोग है। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इसका अनेक उपयोग है, और इसका एक उपयोग है सीमेंट के निर्माण में। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसका उपयोग किस चीज में करते हैं, सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो उष्मीय वियोजन का एक और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जब लेड नाइट्रेट को हीट दिया जाएगा, ऊष्मा दिया जाएगा, तो वह लेड ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, और यहां पर एक भूरे रंग का धुआं निकलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना होगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और यहां पर एक भूरे रंग का धुआं निकलता है जो कि किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर उष्मीय वियोजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 उदाहरण पढ़ लिए। पहला FeSO4 का उदाहरण पढ़ लिया, दूसरा CaCO3 का उदाहरण पढ़ लिया, और ये तीसरा उदाहरण पढ़ लिया। तो ये तीनों एकदम आपको रट के रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का उपयोग करके कैसे वियोजन अभिक्रिया होता है। तो यदि हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के द्वारा कैसे वियोजन होता है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला होता है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में जब वियोजन होता है तो सिल्वर का निर्माण होता है और Cl2 का निर्माण होता है।
तो यहां पर आपको पूछा जाएगा कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है। तो आपको आंसर करना होगा कि यहां पर सिल्वर और क्लोराइड का क्लोरीन गैस है, क्लोराइड नहीं है, ये क्या है, क्लोरीन गैस। ध्यान दीजिए, क्लोराइड क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन Cl2 को हम लोग क्लोरीन कहेंगे, Br2 को क्या बोलेंगे, ब्रोमीन बोलेंगे। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये श्वेत कलर का होता है और जब इसको प्रकाश में आप छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये धूसर रंग का हो जाएगा। तो यह बता रहा है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा। तो आपको उत्तर देना है कि यहां पर वियोजन अभिक्रिया होगा, विघटन अभिक्रिया होगा, जिससे कि ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्यामचित्र फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। तो इतने जो उदाहरण हम लोग ने पढ़े, एक उदाहरण और छूट गया है, वह होता है विद्युत के द्वारा वियोजन। तो विद्युत के द्वारा जो वियोजन होता है उसमें हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं H2O का, और विद्युत के द्वारा H2O को H2 और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तो ये हो गया विद्युत के द्वारा वियोजन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं विद्युत के द्वारा भी वियोजन यानी कि अपघटन किया जा सकता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपको उत्तर देना है जल का वैद्युत अपघटन के द्वारा H2O को H2 और हाफ O2 में तोड़ते हैं। तो मैंने तीन चीज आपको पढ़ा दिया, ऊष्मा के द्वारा वियोजन पढ़ा दिया, प्रकाश के द्वारा वियोजन पढ़ा दिया, और थोड़ा सा मैंने आपको विद्युत के द्वारा वियोजन पढ़ाया। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सारा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऊर्जा का जरूरी पड़ रहा है, इसलिए इन सारे अभिक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि एक होता है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा निकलता है, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा जरूरी पड़ता है। आप देख रहे हैं कि यहां जितना भी अभिक्रिया हो रहा है उसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो हम लोगों का तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अब हम लोग को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। उसको समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप कराया गया है। उस क्रियाकलाप में आपको यहां पर एक परख नली लेना है, और इस परख नली में आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। और कॉपर सल्फेट का विलयन का कलर क्या होगा? नीला होगा। ये आपको याद रखना है कि इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा, नीला होगा। अब क्या करना है, यहां पर आपको 3 कील ले लेना है, लोहे के 3 कील को ले लेना है। इन 3 कीलों को बहुत अच्छे से आपको रगड़कर साफ कर देना है ताकि इसमें जंग ना रहे। और इन 3 किलो में से 2 को आपको क्या करना है, इसमें डुबोकर रख देना है। इसके पहले आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको भी आप बचाकर रख ले। इसका जो विलयन है इसको भी आप थोड़ा सा यहां पर निकाल कर रख लें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा, और इस कारण से यहां ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपका विलयन है, इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा आपका हरा। और ये क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा। और जब आप इस कील को निकाल लेंगे तो कील देखेंगे कि यहां पर इसमें भूरा रंग इस पर चढ़ा हुआ है, भूरा रंग का Cu इस पर चढ़ जाता है। तो आपने देखा क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है जो कि नीला कलर होता है। उसमें जैसे ही आप कील डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर यह विलयन कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और यहां पर यह जो आपका कील था उसके ऊपर भूरे रंग का कॉपर चढ़ जाएगा। तो यहां पर जो सॉल्यूशन लिया था हम लोगों ने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था, और इसमें क्या डाला? आयरन का कील को डाला।
और बन क्या गया, बन गया FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट और कॉपर यहां पर निकल गया। तो यदि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया हुआ। विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से हुआ कि ये जो आयरन है यहां कॉपर को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है और बन जाता है FeSO4। तो आप देख सकते हैं यहां पर FeSO4 बन रहा है और ये कॉपर यहां से क्या हो जाता है, हट जाता है, विस्थापित हो जाता है, या इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को जहां पर ज्यादा क्रियाशील तत्व, ये देख सकते हैं ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा दे, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक मोटा सा दोस्त एक बेंच पर बैठा हुआ है। तो अब बताइए कि आप दोनों में यदि झगड़ा होता है तो आप उस बच्चे को हटाएंगे या फिर वह बच्चा, मोटा बच्चा आपको वहां से हटा देगा। मान लीजिए आप बहुत पतले दुबले हैं, तो यहां पर यह बात है कि वह जो मोटा बच्चा है वो क्या करेगा, आपको वहां से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ये आपको हटाएगा और आपका जगह को वहां पर ले लेगा। इसका मतलब इसमें ताकत ज्यादा है और आप में ताकत क्या है, कम है। आप देख सकते हैं आप कितने कमजोर हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो आयरन है वह ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर है वह कम क्रियाशील है। तो जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। जब इसमें आयरन डाला जाता है तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, और उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, हल्का हरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वह जो कील था उसके ऊपर भूरा रंग का परत चढ़ेगा, वह क्या होता है, तो वह कॉपर होता है। इसके बाद पूछा जाएगा कि जो विस्थापन अभिक्रिया उसका परिभाषा लिखिए और उसको उदाहरण के साथ बताइए। तो एक उदाहरण आप यहां लिख सकते हैं, तो और भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं दो और एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है, आपके बुक में दिया गया है। तो इसको बहुत अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, या व्हाट हैपेंस व्हेन। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। तो यहां पूछा जाएगा क्या होता है जब जिंक का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराया जाता है। तो आपको उत्तर देना होगा कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर वहां पर विस्थापित हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो आप देखेंगे कि जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। इसके बाद आप देखेंगे कि Pb और CuCl2 में Cu को Pb क्या करेगा, हटा देगा। Pb को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, और इसको क्या बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड। तो आपको ये सारे नाम अपने से पता होना चाहिए था, खुद से पता होना चाहिए था, क्योंकि 9th में आपने इसे पढ़ा है। यदि आपने अभी भी ये नाम पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, आपको इसमें तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले तो आपको वही समझना चाहिए कि CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ZnSO4 को बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो ये आपको अब खुद से ही आना चाहिए था अभी क्लास 10th में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Pb क्या करेगा, कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस करेगा और ये PbCl2 बनेगा और कॉपर वहां पर हट जा रहा है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम लोगों को पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर इसको समझने के लिए क्रियाकलाप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर बेरियम क्लोराइड को लिया गया है और उसमें सोडियम सल्फेट को डालते हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को डाला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आयन का अदला बदली हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सोडियम है उसका जगह कौन ले लेता है, बेरियम ले ले रहा है, और बेरियम का जगह कौन ले ले रहा है, सोडियम ले ले रहा है। मतलब बेरियम इसको विस्थापित कर दे रहा है और यह इसको विस्थापित कर दे रहा है। और जब यह इस प्रकार से विस्थापन हो रहा है, दो बार आप देख रहे हैं यहां विस्थापन हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड बना और यहां पर बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर दो बार विस्थापन हो रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया, मैं एनसीईआरटी से आपको समझा दे रहा हूं, तो वैसे अभिक्रिया
जिसमें अभिकारक, आप जानते हैं कि ये है अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। तो जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है, आप देख रहे हैं आदान प्रदान। तो वैसे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब ये आयन आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्लास 9th में आपने याद किया होगा। तो यदि हम लोग यहां बोले कि कौन कौन आयन है, तो यहां पर सोडियम आयन है और यहां पर क्या है, सल्फेट आयन है। ये आपको याद रखना चाहिए। और ये आयन के ऊपर क्या है, चार्ज है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। यहां पर बेरियम आयन है और यहां पर क्या है, क्लोराइड आयन है। तो इस प्रकार से आप आयन्स को याद रख ले। और यदि आपने आयन को याद नहीं किया है तो क्लास 9th में बहुत सारे आयन के नाम दिए गए हैं, उसके ऊपर कितना आवेश होता है वह भी दिया गया है। उसे कम से कम अभी आप पढ़ ले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको रसायन को समझने में। तो आप देखेंगे कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ यहां पर मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर यहां पर बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक और खास चीज आपको समझना है। जब यह अभिक्रिया हो रहा था तो आप देखें कि बेरियम सल्फेट यहां पर बन रहा है और ये श्वेत कलर का यहां पर बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां पर इसका पानी में अघुलनशील, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है और यहां पर ये अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब वह तलहटी में नीचे जम जाएगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं नीचे एरो का निशान दिया गया है। तो वही मैं आपको शुरू में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे और चीजों को हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो यदि हम लोग नीचे की ओर ये लाइन खींच रहे, इसका मतलब वो तलहटी में जम जा रहा है। यदि हम लोग ऊपर की ओर लाइन खींच रहे हैं, मतलब वो मान लीजिए H2 है, ऐसे लाइन खींच रहे हैं, मतलब वो गैस बन रहा है और ऊपर की ओर उठ रहा है। तो ये सब आपको निशान भी समझना चाहिए। तो यहां पर अब एक नया अभिक्रिया आपको पढ़ना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सारा चीज मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको जितना चीज यहां पर दिया गया इस बुक में वो सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो आपको द्विविस्थापन का एक और यहां पर उदाहरण याद कर लेना है। पहले तो इसको आपको रट लेना है, फिर एक और उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और उदाहरण दिया गया है। यह है लेड नाइट्रेट या लेड 2 नाइट्रेट है और उसका जो रिएक्शन है वह किससे कराया गया है, पोटेशियम आयोडाइड से कराया गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर लीड क्या हो गया, Pb2+ हो गया, NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया जो कि माइनस हो गया, K पोटेशियम प्लस हो गया और आयोडाइड क्या हो गया, माइनस। तो आप देख सकते हैं ये आयन है, आयन का यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। और आप देखेंगे Pb किसके साथ मिल रहा है, I के साथ मिल रहा है और K किसके साथ मिल रहा है, NO3 के साथ मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसको भी आपको एकदम याद करके रखना है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन एवं अपचयन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो बहुत साधारण शब्दों में कहें तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, याद रखिए उपचयन, और अपचयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना हो जाएगा उपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन। तो बहुत अच्छा से आपको इसको याद करके रखना है। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन होगा और ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन होगा।
तो इसको समझाने के लिए आपको यहां पर कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेंगे तो फिर आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, तो इसको फिर आप आसानी से समझ सकेंगे। उपचयन को समझाने के लिए यहां पर आपको एक क्रियाकलाप बताया गया है। आपको एक चाइना डिश लेना है और चाइना डिश में कॉपर को गर्म करना है। तो आपको कॉपर को त्रिपाद यहां पर रख के उसमें क्या करना है, उसको गर्म करना है। तो आप देखिए कि जब इसको कुछ देर गर्म किया जाएगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, वह यह प्रश्न होगा कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है। इसके उत्तर में आपको देखना यह है कि जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, यहां पर ऐसे गर्म किया जा रहा है तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है, CuO2, Cu2O का निर्माण यहां पर होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉपर से जब ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड का, ये 2 नहीं होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कॉपर 2 ऑक्साइड कहने का क्या मतलब हो गया कि कॉपर पर यहां पर 2+ होगा और ऑक्सीजन पर क्या होगा, 2- होगा। और आप जानते हैं यदि आपने फॉर्मूला बनाना सीखा है तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड में यहां पर हम लोग 2 लेंगे और कॉपर 1 ऑक्साइड में कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो ये है कॉपर 2 ऑक्साइड, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा Cu2+ और O2-, तो ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CuO। तो यदि हम लोग कॉपर 1 ऑक्साइड लेंगे तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा 1 और इसका नाम हो जाएगा Cu2O, ये हो जाएगा कॉपर 1 ऑक्साइड। तो ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए और यदि आप ये नहीं जानते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया 9th क्लास की सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा और ये क्या रहेगा, काला रंग का होगा। यहां पर बोलेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड और ये क्या रहेगा, काला रंग का होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन आप बहुत गौर से इसको देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। और जब कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो यहां पर हो रहा है उपचयन, रासायनिक अभिक्रिया। तो अब यहां पर एक और आगे बताया गया है कि अब यहां पर कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो क्या होगा, यह नया प्रश्न आ गया। यदि कॉपर 2 ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराया जाएगा तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा और H2O का निर्माण होगा। तो ये नया चीज आ गया। इस नए चीज में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहां पर से हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां से हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका मतलब यह जो उदाहरण है यह उपचयन का उदाहरण हो गया। इसमें कॉपर का क्या हो जा रहा है, उपचयन, और यहां पर कॉपर का क्या हो जा रहा है, अपचयन। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो यहां पर कॉपर का अपचयन हुआ क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हट रहा है और यहां पर कॉपर का उपचयन हुआ क्योंकि यहां पर कॉपर का उपचयन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन उदाहरण, ये जो उदाहरण बताए गए हैं आपके बुक में आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कि एक में हो रहा है उपचयन और दूसरे में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन यदि जुड़ जाता है तो हो जाएगा अपचयन और हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन। तो उसके लिए भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको देखना है, ये भी एनसीईआरटी का ही है कि कैसे अपचयन या उपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग ऑक्सीजन को हटाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे, यहां पे इसको हटाना है, मान लीजिए हटाना मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन हटेगा तो उपचयन होगा या अपचयन, तो इसका उत्तर है अपचयन। इसका मतलब यहां पर मैंगनीज का अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन।
अब आप यहां पर हाइड्रोजन का केस मैं बता रहा था, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? उपचयन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन यह जब हट जा रहा है तो यहां पर सिर्फ क्लोरीन बच जा रहा है, मतलब क्लोरीन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो इस प्रकार से आप यहां पर एक उदाहरण एक आपको यहां पर इक्वेशन दे दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा नाम से कि बताइए कि मैंगनीज का क्या हो रहा है, तो आपको यहां पर उत्तर करना होगा। तो मैंगनीज का यहां पर आप देखेंगे, आपको पहचानना होगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हट रहा है। तो यदि ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? उपचयन। तो ये भी प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब यहां भी आप देख सकते हैं ZnO था, तो मान लीजिए ऑक्सीजन यहां पर हट जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा? हटेगा। तो ऑक्सीजन यदि हट रहा है या ह्रास हो रहा है, ये भी कहते हैं ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब ये हट रहा है तो ये Zn बन रहा है। तो ये उपचयन हुआ या अपचयन? तो इसको बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। और इस अपचयन को कौन करा रहा है यहां पर? तो कार्बन करा रहा है, यानी कि कार्बन का क्या यहां पर हो गया? देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो गया उपचयन। तो यहां पर अब एक और खास बात हम लोग को समझना है, यह जो कार्बन है वही इस अभिक्रिया को करा रहा है। तो जो यहां पर अपचयन कराएगा और जो यहां पर उपचयन कराएगा उसका भी विशेष यहां पर नाम होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवकारक पदार्थ। इसको हम लोग जो उपचयन कहेगा वो क्या है? अवकारक पदार्थ। तो जो पदार्थ अपचयन कराते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अवकारक पदार्थ। और जो पदार्थ उपचयन कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहां पर आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिंदी में बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। जैसे कि अपचयन है तो उसको अवकरण भी हम लोग कहते हैं, उपचयन है तो ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो हिंदी में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया, अवकारक पदार्थ क्या कराएगा? अपचयन को कराएगा, और ऑक्सीकारक पदार्थ क्या कराएगा? उपचयन को कराएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसलिए मैंने यहां पर VVI लगा दिया है। तो इसी उपचयन अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स आप जानते हैं यहां पर ये रेडॉक्स रिडक्शन से आया है और ऑक्स कहां से आया है? ऑक्सीडेशन से। मैंने आपको बता दिया है रिडक्शन मतलब क्या होता है? अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? उपचयन। तो यहां ये जो रेडॉक्स वर्ड बना है यहां पर इन दोनों को मिलाकर ही बना है। तो रेडॉक्स यहां पर आप देख सकते हैं रेड और ऑक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन बना है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, और एक अभिकारक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। मतलब मान लीजिए दो अभिकारक हैं तो एक हो जाएगा रिड्यूस और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि एक का हो जाएगा उपचयन और दूसरा का क्या हो जाएगा? अपचयन। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जैसे उसका उदाहरण आप देख सकते हैं CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है आपका? Cu प्लस H2O। तो यहां पर दो अभिकारक है, ध्यान से देखिए यहां पर कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक। तो इसमें एक का क्या होना चाहिए? उपचयन, और दूसरा का क्या होना चाहिए? अपचयन। मतलब इन दोनों में से किसी का भी ऐसा हो सकता है। तब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दो अभिकारक है, इसमें एक का क्या होना चाहिए?
उपचयन और दूसरे का अपचयन। तो देखते हैं किसमें उपचयन अपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। तो आप बताइए ऑक्सीजन का हटना उपचयन है या अपचयन है? तो इसका आंसर है अपचयन। इसका मतलब यहां एक का तो अपचयन हो गया कंफर्म, और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन को मिलाकर यहां पर H2O बना रहा है। तो आपको यहां पर देखना चाहिए, ऐसे देखना है आपको कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि O क्या हो रहा है, ये हट कैसे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे ये वाला बन रहा है इसलिए हट रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो यदि यहां जुड़ रहा है तो यहां पर क्या हो गया, उपचयन। तो आपने देखा कि यहां पर एक में अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक में उपचयन हो रहा है। इस कारण से इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया हम लोग कहेंगे, या फिर इसको रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आपने समझ लिया कि यदि दो अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं, दो, तो एक का हो जाएगा उपचयन, दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन। अब इसमें किसी का भी हो सकता है, ऐसा ध्यान दीजिए, जैसे कि इसका उपचयन हो रहा है तो इसका अपचयन हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों में अलग अलग होना चाहिए, एक में उपचयन तो दूसरा में अपचयन। तब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर CuO से Cu बन रहा है, ऐसे आपको ध्यान देना है कि CuO था, इससे Cu बन रहा है, ये ध्यान देना है। मतलब यहां ऑक्सीजन हट रहा है। कुछ बच्चे को इसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ O हट रहा है, ये कैसे हमको पता है। तो जो यहां पर बन रहा है उससे आप पता करेंगे कि जो नया चीज बन रहा है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हट रहा है। तो इससे जो नया चीज बन रहा है, आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ हट रहा है, और ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। इससे जो नया चीज बन रहा है H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इससे ये H2O बन गया, माने ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अभी एक और उदाहरण देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से दो अभिकारक हैं, तो दोनों अभिकारक में एक में क्या होना चाहिए, अपचयन, और दूसरे में क्या होना चाहिए, उपचयन। यदि ऐसा होगा तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो यहां पर देखिए कि यहां पर ZnO से बन रहा है Zn, और ZnO से जब Zn बन रहा है तो यहां पर O क्या हो रहा है, हट रहा है। O हट रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, अपचयन। तो अब आप बताइए, एक में तो अपचयन हो गया तो दूसरे में क्या होना चाहिए, उपचयन। इसका मतलब कार्बन में उपचयन होना चाहिए, यदि होगा तभी इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहां पर आप देखिए कार्बन से बन रहा है कार्बन ऑक्साइड, और इस कारण से यानी ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो आपने देखा यदि दो अभिकारकों में से एक का क्या हो रहा है, अपचयन, दूसरे का क्या हो रहा है, उपचयन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो एक और रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एमिन है और यहां पर HCl MnO2 है और HCl है। तो यहां पर एक में क्या होना चाहिए था, उपचयन, और दूसरे में अपचयन। तो देखते हैं किसमें क्या हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एमिन यहां पर MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन O क्या हो रहा है, हट रहा है। यदि ये हट रहा है तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। मतलब अपचयन तो हो गया, तो बताइए दूसरे में क्या होना चाहिए, दूसरे में उपचयन होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें उपचयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि HCl को देखें तो इससे क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, यानी कि H यहां पर हट रहा है, और H का हटना क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि यहां उपचयन भी हो गया। तो इसमें आप देखेंगे कि अपचयन भी हो गया और उपचयन भी हो गया, दोनों चीज हो गया। इस कारण से इसे भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन मानेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। तो यहां पर दैनिक जीवन में कुछ हानिकारक प्रभावों को पढ़ाया गया है उपचयन के कारण, मतलब ऑक्सीडेशन के कारण। तो उसमें सबसे पहला है संक्षारण। तो आपने लोहे को देखा है, और आप जब नए लोहे को देखेंगे तो उसका जो सतह होता है वह काफी चमकीला होता है,
लेकिन जब आप उसको नम स्थान पे छोड़ देंगे, वायु के संपर्क में और नम स्थान पर छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि उसका सतह क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है और वह जो लोहा है खराब होना शुरू हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। तो जो लोहे में जंग लगना है वह किस चीज का उदाहरण है, वह संक्षारण का उदाहरण है। मतलब कि यहां पर जो लोहा है वह जब वायु के संपर्क में आता है, आर्द्रता यानी कि पानी के संपर्क में आता है, तो वह क्या होता है, वह उसका सतह खराब हो जाता है और उससे आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, Fe2O3 का निर्माण होता है, जो कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया है संक्षारण। तो यहां पर हम लोग अब परिभाषित कर लें अपना संक्षारण। तो आप देख सकते हैं संक्षारण क्या होता है। तो जब कोई धातु अम्ल तथा आर्द्रता वायु के संपर्क में आकर जब उसका सतह खराब हो जाता है और वह संक्षारित हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो यह संक्षारण में हम लोगों ने किसका उदाहरण देखा, लोहे का उदाहरण देखा। लेकिन सिर्फ लोहे में ही संक्षारण नहीं होता है। यहां आर्द्रता का मतलब समझिए, जो वायुमंडल में पानी का जो मात्रा है वही क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। यह भी आपको समझ लेना चाहिए। तो यहां पर जब संक्षारण होता है तो उससे जो धातु है वह खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि चांदी है, लोहा है, तांबा है, उसके ऊपर एक परत चढ़ना शुरू हो जाता है। यदि आपने चांदी देखा होगा तो चांदी के आप देखें कि वह काला काला होना शुरू हो जाता है। तो यदि हम लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि चांदी में संक्षारण होता है तो उसका कलर कैसा चेंज होने लगता है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे काला होने लगता है। और यह काला क्या बनाता है, तो इसका उत्तर है कि यह काला काला सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये सब आपको बस याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजों को आपको याद करना है। तो आपने देखा होगा कि चांदी को बहुत अच्छे से साफ सफाई रख रखाव नहीं किया जाए तो उसके ऊपर एक काला परत चढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। लेकिन आप यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यानी कि उपचयन नहीं हो रहा है। जबकि आयरन के केस में क्या हो रहा है, उपचयन। ये सब बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। जबकि तांबा से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि तांबा का संक्षारण हो रहा है तो उससे क्या बनता है। तो जब तांबा का संक्षारण होता है तो उससे कॉपर कार्बोनेट बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है। और आप ध्यान देंगे तो ये कॉपर कार्बोनेट हरा रंग का, हल्का हरा रंग का तांबे के ऊपर एक परत चढ़ जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तांबे का संक्षारण। तो हम लोगों ने क्या देखा, चांदी का संक्षारण हो रहा है तो उसमें सिल्वर सल्फाइड बन रहा है, तांबे का संक्षारण हो रहा है तो कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ये अलग से उदाहरण मैंने बता दिया है जिसमें कि उपचयन नहीं हो रहा है। उपचयन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और यदि उपचयन का हम लोग बात करें तो जो लोहे में संक्षारण हो रहा है वह किसका उदाहरण है, उपचयन का उदाहरण है। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए। तो अब हम लोग को यह समझना है कि यदि ये जो इसका सतह है, ये धातुओं का सतह है, वह तो खराब होते जा रहा है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा पैसों की हानि हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि आप खुद भी जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इसको पेंट करके रखते हैं। तो यदि हम लोग पेंट करके रखेंगे तो उससे वह क्या होगा, उसका जो सतह है वो हवा के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा और उसमें फिर संक्षारण नहीं होगा। लेकिन क्या आप हर एक चीज को पेंट कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। हर एक चीज को पेंट करके संक्षारण से नहीं बचाया जा सकता है, तो उसके लिए अलग मेथड्स भी बताए गए हैं। तो कुछ मेथड्स मैं यहां पर बता रहा हूं। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संक्षारण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पेंट करके, फिर उसमें तेल लगा के, फिर उसमें ग्रीस लगा के, साथ ही साथ उसका क्रोम प्लेटिंग कर कर, क्रोम प्लेटिंग।
तो आप बोलेंगे क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, तो आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोम प्लेटिंग क्या होता है। फिर इसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। एनोडाइजिंग होता है, वह भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्र धातु बनाकर भी हम लोग संक्षारण से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जिसको आप देखेंगे कि प्रत्येक जो चीज मैंने बताया वह एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इन सब चीजों को याद कर लीजिए। इसके बाद आ जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आखिर ये विकृत गंधिता क्या है, तो आप देख सकते हैं पहला वर्ड है विकृत और दूसरा गंधिता, गंध से लग रहा है कि रिलेशन है। तो यहां पर विकृत गंधिता में हम लोग को यह बोलना है कि जब हम लोग कोई ऐसा खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसमें तेल एवं वसा होता है और उसका जब उपचयन हो जाए, क्या हो जाए, उपचयन। यहां पर सीधा सीधा आपको उपचयन पढ़ लेना है कि जब खाद्य पदार्थ जिसमें तेल हो वसा हो तो उसमें तेल और वसा का उपचयन हो जाए, और तेल और वसा का उपचयन होने के कारण उसका स्वाद तथा गंध क्या हो जाए, बदल जाए, तो सही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो आपको दो चीज बहुत ध्यान से यहां समझना चाहिए, एक होता है खाद्य पदार्थ का सड़ना और दूसरा होता है विकृत गंधिता। तो ये दोनों में आपको अंतर समझना चाहिए। एक होता है खाद्य पदार्थ का सड़ना, तो सड़ना क्या हो सकता है, यहां पर मान लीजिए बैक्टीरिया का हमला होगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। या फिर मान लीजिए कि फंगस का हमला होगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो अलग चीज है, उसको आप विकृत गंधिता से ना जोड़ें। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जो खाना सड़ रहा है बैक्टीरिया के हमला से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। ऐसा बात नहीं, विकृत गंधिता एकदम अलग सा चीज है। तो विकृत गंधिता में क्या होगा, जो तेल होगा वसा होगा उसका क्या हो जाएगा, उपचयन होगा, उसमें बैक्टीरिया का हमला होगा, फफूंदी का हमला होगा, वो सड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे आपके घर में अचार सड़ जा रहा है तो वह विकृत गंधिता नहीं है, वह क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के हमले से वो क्या हो रहा है, सड़ रहा है। तो विकृत गंधिता जैसे कि मान लीजिए चिप्स आप लोग खाते हैं, तो चिप्स एक पैकेट में आता है, तो वह यदि आप खुला चिप्स लेंगे तो हो सकता है कि उसमें जो तेल है वसा है उससे वो मिलकर बना होता है, तो वह हो सकता है कि ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि उपचयन उसमें हो जाए, जिससे कि उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका स्वाद गंध सब चीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उस स्थिति में वहां पर हम लोग बोलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, विकृत गंधिता हो रहा है। तो यहां से मैंने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको हम लोग परिभाषित जैसे मैंने बताया वैसे ही कर सकते हैं कि यदि खाद्य पदार्थ में तेल एवं वसा का उपचयन हो जाए, सीधे सीधा है कि तेल और वसा का क्या हो जाए, उपचयन हो जाए, जिससे कि उसका स्वाद तथा गंध बदल जाए, तो सही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब यहां पर आपको जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह जरूर आता है कि विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बताएं। तो आपको 3 उपाय बता देना है। पहला होता है प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाल देना है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वहां पर ऑक्सीकरण को यानी कि उपचयन को वहां पर नहीं होने देता है। यदि उपचयन वहां होगा ही नहीं तो आपका खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है वायुरोधी बनाकर, वायुरोधी तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब चिप्स बनता है या फिर जो नमकीन बनता है उसको क्या किया जाता है, उसको अच्छे से डब्बे में पैक करके रखा जाता है, उसको खुले में नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वहां पर क्या हो सकता है, विकृत गंधिता हो सकता है। तो वह जो पदार्थ हम लोग बना रहे हैं तेल युक्त वसा युक्त, उसको हवा के संपर्क में हम लोग नहीं आने देते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा जैसे चिप्स का बैग हो गया, चिप्स वगैरह हो गया, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, बहुत अक्रिय होता है, तो वहां से वायु को हटाकर क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। तो जो आप चिप्स खाते हैं उसका पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिससे वो काफी फूला फूला नजर आता है। तो वह ऐसा क्यों किया जाता है, उसको विकृत गंधिता से रोकने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।